हे गाइस, तो स्वागत है आपका फैक्ट सीरीज के 5th एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि गॉड ऑफ थंडर या फिर कहें तूफान के देवता थॉर को इलेक्ट्रिक नेट्स और सर्कुलर टेक से कैसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो क्या कारण था इसके पीछे, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जिनको भी ये लगता है कि ये एक एडवांस टेजर टेक है तो आप गलत हो, क्योंकि भले ही आपको थॉर 1 के उस सीन की याद दिलाता हो जब डार्सी थॉर को एक टेजर से न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको सर दर्द हो जरूरी नहीं कि आपको माइग्रेन या साइनस जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है कि वो सर सिर्फ एक वर्कलोड के कारण हो रहा हो और अगर आप आराम कीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर दोनों टेक्नोलॉजी के इफेक्ट्स एक जैसे हो तो जरूरी नहीं कि दोनों टेक्नोलॉजी एक ही हो। खैर, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। साकार में उतरते ही थॉर को जिस नेट से टारगेट किया गया था वो कोई ऐसा वैसा नेट नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्टर नेट था, जिसका स्विच उस गन में ही था। और जब वॉल्करी उन लोगों को मार देती है तो उस स्विच को दबाने वाला कोई नहीं होता है और थॉर उस नेट से बाहर निकल आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वॉल्करी यानी कि स्क्रैपर 142 एक सर्कुलर डिस्क थॉर के ऊपर फेंकती है जो उसके गले में जाके चिपक जाता है और उसके बाद वो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। असल में ये ओबीडियंट डिस्क है जो कि टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। असल में ये नर्व टैम्पलिंग करके टारगेट के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसके वजह से वो पैरालाइज्ड कंडीशन में चले जाता है। जो मार्वल फैंस कॉमिक्स या फिर 2010 में निकली प्लैनेट हल्क मूवी देख चुके हैं जो कि एक एनिमेटेड मूवी थी, उनको ये बात मालूम होगी या फिर उन्होंने एक सिमिलर टेक उस मूवी में देखा होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि कॉमिक्स और एनिमेटेड मूवी में दिखाया गया ओबीडियंट डिस्क साइज में थोड़ा बड़ा था और यहाँ पर वो छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि थॉर रैग्नारॉक में दिखाया गया वो ओबीडियंस डिस्क एक मिनिएचर फॉर्म था नर्व टैम्पलर का, जो कि टारगेट के स्किन से जुड़कर उसके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, जिससे हम एक टेजिंग इफेक्ट देखते हैं। हम इसे टेजर नहीं कह सकते क्योंकि टेजर का काम होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स छोड़ना जो कि हमारे नॉर्मल शरीर के क्षमता से कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें असहनीय दर्द होता है और थोड़ी देर बाद हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं डालता। वहीं साकार में अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के एलियंस आते हैं जिनकी सहने की क्षमता घटती बढ़ती रहती है, इसीलिए वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि टारगेट के नर्वस सिस्टम पे ही इफेक्ट डाले, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो वो कुछ सोच नहीं पाएगा, जब सोच ही नहीं पाएगा तो पैरालाइज्ड कंडीशन में चला जाएगा। असल में ये ओबीडियंट डिस्क एक स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएजेंट्स छोड़ता है विक्टिम के बॉडी में, जिसके वजह से उसके शरीर में मौजूद केमिकल कॉम्पोजिशन और साइटोप्लाज्म में मौजूद पीएच वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, जिसके वजह से उसके न्यूरॉन्स को असहनीय दर्द होता है जो कि धीरे धीरे ब्रेन की ओर बढ़ने लगता है और ब्रेन सुन्न पड़ जाता है। और जब ब्रेन ही सुन्न पड़ जाएगा तो कोई डिसीजन कैसे लेगा, वो अपने पावर्स को कैसे यूज़ करेगा। और यही वजह थी कि थॉर जब फर्स्ट टाइम अपने थंडर पावर को इस्तेमाल करता है हल्क के विरुद्ध, तो जैसे वो दूसरी बार मारने जाता है, ग्रैंड मास्टर के एक क्लिक की वजह से वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, जिसके बाद हल्क उसके ऊपर भारी पड़ता है। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि क्योंकि थॉर को नहीं मालूम था कि उसके पास थंडर पावर है, ये डिस्क उसके ऊपर काम कर रही थी, जो कि एक साइकोलॉजिकल आंसर था। लेकिन गाइस, आप ही सोचिए कि सपोज किसी ने थॉर को हिप्नोटाइज कर दिया कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और अगर आप उसे जाकर चाकू से स्टैब करते हो तो क्या वो चाकू उसके अंदर घुसेगा? नहीं ना, क्योंकि अर्थ के मेटल थॉर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हाँ, अगर वही चाकू एसगार्डियन हो तो वो उसे चोट जरूर पहुंचा सकती है, जैसा कि हमने एवेंजर्स 1 में देखा था जब लोकी थॉर को स्टैब करता है। और एक बात जो नोट करने लायक है कि जब भी थॉर अपनी थंडर पावर को यूज़ करता है, लाइटनिंग पहले उसके शरीर में आती है, उसके बाद वो जिस टारगेट के ऊपर फोकस करता है वहां जाती है, यानी कि वो लाइटनिंग उसके बॉडी के थ्रू पास हुई थी। तो उस वक्त वो टेक पे कोई असर क्यों नहीं किया, जो कि इस बात को साफ करता है कि वो डिस्क इतना ड्यूरेबिलिटी रखता था कि थॉर के थंडर अटैक को भी सह सके। प्लैनेट हल्क मूवी में तो ये डिस्क बेटा रे बिल को भी लगाया गया था, जो कि थॉर के जितना पावरफुल ही माना जाता है। और थॉर रैग्नारॉक में हमने उसकी स्टैचू भी देखी थी, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि कभी बेटा रे बिल उस साकार प्लैनेट में चैंपियन रह चुका है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वॉल्करी ने इस डिस्क को हेला के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या फिर थैनोस के खिलाफ यूज कर सकते थे, क्या पता थोड़ा अपर हैंड मिल जाता उस लड़ाई में। चलिए मान लें कि रैग्नारॉक तो विधि का विधान था, एसगार्ड का तबाह होना तय था, लेकिन आधे पॉपुलेशन का खात्मा होना तो तय नहीं था। कम से कम वो बच सकते थे या फिर थोड़ा चांस तो बनता।
और मे बी दैट्स जस्ट अ लेजी राइटिंग। जोक्स अपार्ट, हम सब जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें इतनी धाकड़ मूवी देखने को नहीं मिलती। तो कैसा लगा आज का मेरा ये फैक्ट वीडियो, मुझे कमेंट और लाइक के जरिए ये बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने मेरे कोई भी फैक्ट वीडियो को नहीं देखा है तो जस्ट चेक इट आउट गाइज। ये बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, इसमें आपको बहुत सारे ऑसम फैक्ट्स पता चलेंगे MCU के बारे में। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।